हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो खनन काम के लिए बेहद प्रसिद्ध माना जाता है, लेकिन उसके विपरीत भी सोनभद्र में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक हैं और पर्यटन की दृष्टि से बहुत फली फूलित हो सकती हैं। मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं रॉक पेंटिंग यानी कि भित्ति चित्रकारी, पहाड़ों के ऊपर जो चित्रकारी की हुई है उसके तमाम पहाड़ यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये जो पेंटिंग्स हैं दरअसल 10 से 15,000 साल पुरानी ये पेंटिंग्स हैं और यहाँ पर आदि मानव काल की पेंटिंग्स जिनको बताया जाता है, तमाम शोध इस पे हो चुके हैं और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो उस वक्त में जो भाषा का प्रयोग तो नहीं होता था लेकिन सांकेतिक भाषा किस तरीके से प्रयोग में लाई जाती थी, यहाँ पर चित्रकारी किस तरीके से की हुई है। अब आपको दिखाएंगे हम सोनभद्र के इस जिले में जो पहाड़ियाँ हैं तमाम, वहाँ पर इस तरह की पेंटिंग्स बनी हुई हैं। चलिए आपको दिखाते हैं उन पेंटिंग्स का नज़ारा, किस तरीके से वो पेंटिंग्स बनी हुई हैं और क्या उनका महत्व है। तो चलते हैं सीधे इन पेंटिंग्स की तरफ। यूपी टूरिज्म की एक लाइन है, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, और ये लाइन बिल्कुल सच बैठती है, सटीक बैठती है उत्तर प्रदेश सरकार के टूरिज्म विभाग पर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ना जाने ऐसे कितने ही स्थान हैं जो बेहद दार्शनिक हैं, पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोनभद्र में और आपको बता दूं सोनभद्र में तमाम ऐसी जगहें हैं जो बेहद सुप्रसिद्ध हो सकती हैं, लेकिन सरकार की उदासीनता के चलते उनको इतना उजागर नहीं किया गया है। जिस पहाड़ी पर मैं खड़ा हूँ ये सोनभद्र का बिल्कुल बीच का इलाका है। आप देखेंगे कितनी खूबसूरत ये वादियाँ हैं और खेत दिख रहे हैं, खलिहान दिख रहे हैं, पहाड़ियाँ दिख रही हैं और माउंटेन्स यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे हैं। और उनकी खासियत क्या है आपको बताता हूँ मैं आपको। जिस पहाड़ी पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ दरअसल ये रॉक पेंटिंग्स इन माउंटेन्स पे बनी हुई हैं, इन पहाड़ों पे बनी हुई हैं। और रॉक पेंटिंग्स क्या हैं, जो भित्ति चित्रकला है, आपको बता दें कि ये हज़ारों साल पुरानी चित्रकला है जो इन पहाड़ियों पे आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जो आदि मानव काल के जो मानव होते थे वो बनाते थे। यहाँ पर उनकी क्या लेखनी होती थी, लिपि होती थी पहले की, क्योंकि भाषा तो कोई होती नहीं थी तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता था। हमारे साथ मन दुबे जी हैं, इनसे बात करेंगे, हैं ये बताएंगे इन पेंटिंग्स के बारे में भी कि क्या ये पेंटिंग्स से कौन लोग बनाते थे इनको, क्या इनका मुख्य कारण था बनाने का। मोहन जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस पहाड़ी पे हम खड़े हैं क्यों इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्यों इसको बताया जाता है कि यहाँ पर रॉक पेंटिंग्स हैं और क्या उसका महत्व है, क्या थोड़ा बताइए जरा। अति प्राचीन हमारी लिपि है, हमारी सभ्यता उसमें छिपी हुई है। जब हम पढ़ना लिखना नहीं जानते थे उस समय हमारे शब्दों का जो आदान प्रदान होता था वो इन रेखा चित्रों के द्वारा होता था। अच्छा। और बहुत प्राचीन है, 15,000 वर्ष पुरानी ये जो भित्ति चित्र हैं। यशोधर मठपाल जी ने सर्वप्रथम यहाँ से मॉरिशस के आए थे तो उन्होंने इसको 15,000 वर्ष पूर्व बताया। मतलब ये 15,000 साल पुरानी 15,000 वर्ष पूर्व पुरानी ये पेंटिंग्स हैं। इन पत्थरों में सोने के रेशे पाए जाते हैं। यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रतिबंधित है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि कास्ट मतलब सोने के रेशे पाए जाते हैं। रेशे पाए जाते हैं, मतलब गोल्डन रेशे, मतलब कि सोने की चित्रकारी इसको। जी नहीं, पत्थर तोड़ने पर इसमें सोने के रेशे पाए जाते हैं। अच्छा। ये सोने की पहाड़ी कही जाती है सोनभद्र जो मतलब सोनभद्र। अभी पीछे थोड़े टाइम पहले जब सरकार ने यहाँ पे पता चला था कि खुदाई भी हुई थी तो यहाँ और पर। पहाड़ी है, लेकिन जब सीमेंट फैक्ट्री बन रही थी तो इस पर एक रिसर्च हुआ था तो उसमें इसके कारण इस पत्थर पे लीज वगैरह खदान वगैरह इशू नहीं होती है। तो भगवान शिव की ये तपस्थली रही है। करपात्री जी के द्वारा कहा जाता था कि जब कैलाश को शिव छोड़ते हैं तो एक पल के लिए से यहाँ जरूर आते हैं। उसका मूल कारण है कि पूरे विश्व में सूर्य के सबसे निकट के स्थान पर आप खड़े हैं। मतलब आपका कहना है कि जिस पहाड़ी पे हम खड़े हैं जी। ये सूर्य के बहुत निकट है। पूरे विश्व में सूर्य के सबसे सन्निकट है। क्यों ऐसा, क्या ऐसा, मतलब ये साइंटिफिकली प्रूफ है, क्या है? जी प्रूफ है। 1996 में 2008 में जब सूर्य ग्रहण लगा था, जब दिन में रात हो गया था तो हमारे विश्व के 45 देश के खगोलविद यहीं आए थे सूर्य का अध्ययन करने। अच्छा, मतलब पूरे विश्व से। हाँ। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट ये बात बता रहे हैं कि जब 1996 में एक सूर्य ग्रहण लगा था तो और दिन में रात हो गई थी, उसके बाद से जो पूरे विश्व के खगोलविद थे वो इसी पहाड़ी पर आए थे और अपना आकलन करने के लिए। चूंकि हमारी टीम नॉर्वे गई, वहां उन्होंने स्थान का चयन किया तो पूरे विश्व में सूर्य के सबसे निकट इंडिया आया। तो भाभा अनुसंधान केंद्र में पूरी टीम आई। जब यहाँ इन्होंने खोज किया तो स्थान यूपी आया। फिर मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कैंपस में जब इन्होंने सूर्य के सबसे निकट के स्थान का चयन किया तो जिला सोनभद्र आया। RSM इंटर कॉलेज में रुक करके जब सैट मैपिंग किया इन्होंने तो स्थान पंचमुखी था। 3 दिन तक यही जो मंदिर का जो क्षेत्र है ये पहाड़ी है, बस ये पूरा परिक्षेत्र। और दूसरी चीज कर्क रेखा के ठीक नीचे हैं आप खड़े। मतलब हम जो कर्क रेखा बताई जाती है वो उसके बिल्कुल नीचे खड़े हैं। एकदम नीचे खड़े हैं, जिस कारण यहाँ भूख नहीं लगती है, साधना में चित्तवृत्ति लग जाती है। देखिए
कितनी महत्वपूर्ण इन्होंने बात बताई है कि जिस पहाड़ी पे इस वक्त हम खड़े हैं ये कर्क रेखा के ठीक नीचे है और इसके साइंटिफिक रीजंस भी हैं, कई यहाँ पर खोजें हो चुकी हैं और कई तरह की शोध यहाँ पर हो चुके हैं। कई शोध पंडित जी ये बताइए कि जो हम चित्रकारी की हम बात कर रहे हैं वो चित्रकारी कहाँ है, थोड़ा हमें दिखाइए जरा। हाँ, हम चाहेंगे कि देखना हो कि आखिर चित्रकारी किस तरह की चित्रकारी होती थी। 16 पॉइंट हैं। यह तिलस्म की एक अद्भुत शब्द है। वो बहुत सारे शब्दों को एक भी फोटो में छिपा के रख दिया गया है, जो जिसका जितना उसमें खोज कर सके। क्योंकि भाषा तो होती नहीं थी तो चित्रकारी से सांकेतिक सांकेतिक शब्द से ही हम वो अपनी चलिए शब्द हम देखते हैं वो सांकेतिक शब्द और चित्रकारी किस तरीके से है और कहाँ कहाँ है, क्योंकि इस पहाड़ी में आप देखेंगे कि बहुत बड़ी ये पहाड़ी है और दूर दूर तक फैली हुई है। इन पहाड़ियों के अंदर ही तमाम छोटी मोटी ऐसी गुफाएं भी हैं जहाँ पर लोग रहा करते थे और चित्रकारी करा करते थे। उन जगह पे आपको लेके चलेंगे, हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से सोनभद्र के इस क्षेत्र में ये जो रॉक पेंटिंग्स हैं किस तरह बनाई गई हैं और क्या इनका महत्व है, क्या ये कहती हैं। सोनभद्र के जिन पहाड़ियों पर इस वक्त हम खड़े हैं दरअसल वहीं पर ये जो रॉक पेंटिंग्स हैं बनी हुई है, जो कि 15,000 साल पुरानी ये पेंटिंग्स आपको दिखाते हैं कि आप देखिए मेरे ठीक सीधे हाथ की तरफ ये जो पूरी पहाड़ी चट्टान है इस पर तरह तरह की कलाकृतियां बनी हुई हैं और ये कलाकृतियां हालांकि पढ़ने में नहीं आती हैं लेकिन सांकेतिक हैं कि उस जमाने में जो लोग यहाँ पर रहा करते थे, आदिवासी काल के लोग, वो यहाँ पर सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते थे और ये तमाम चित्र बनाया करते थे। आपको बताएं कि इसका जो इतिहास है वो बेहद पुराना है और हम मोहन जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या उसका इतिहास है, क्यों ये जो चित्र बनाए गए हैं क्या सांकेतिक क्या दर्शा रहे हैं। मोहन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो चित्र मैं देख पा रहा हूँ इधर बड़े ही अद्भुत से हैं और हालांकि समझना इनको बहुत मुश्किल है, कलाकृतियां बनी हुई हैं कई सारी। क्या ये कलाकृतियां हैं और क्या इनके जो मतलब है क्या है? उनकी अपनी भाषा का एक स्वरूप था। क्या इन्हीं के द्वारा अपने सारे शब्दों बोलते थे, कहते थे। इसको तिलस्म की भाषा भी बोली जाती है। तिलस्म यानी जो आप हम कंप्यूटर में स्क्रीन टच तक पहुँचे थे, वॉइस टच था। तो ऐसे ऐसे वहाँ थोड़ा आप हम समझा सकें अगर आपको कुछ ज्ञान हो इन सब चीजों का कि क्या इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रह पाई है, इसलिए कि ये सारी विद्याएं लुप्त हो कोई गई। डिकोड नहीं कर पाया नहीं, डिकोड नहीं कर पाया है। ये सारी विधाएं लुप्त हो गई हैं और अब हर जगह देखेंगे अलग अलग कृतियां देखेंगे। यहाँ एक मनुष्य की कृति पाई जाएगी। हाँ मैं देख पा रहा हूँ यहाँ कुछ मनुष्य की कृति से नजर आ रही है। एक जगह हमने और देखा था वहाँ पे कुछ पशु से नजर आ रहे थे, चाहे वो टाइगर था या हिरन था, क्या था। देखिए एक चित्र है, शायद किसी महिला का चित्र है, ये आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा अगर जूम करके देखें तो ये एक महिला का चित्र नजर आ रहा है और ऊपर भी कुछ यहाँ पे चित्रकारी सी हो रखी है। हालांकि ये कुछ फेड हो गई है समय के साथ साथ, थोड़ी धुंधली हो गई जी है। जी जी, रख रखाव के अभाव में, प्रशासन की उदासीनता, कोई ध्यान ही नहीं दिया। कितनी महत्वपूर्ण सभ्यता नष्ट होने के कगार पर है, जिससे हम विज्ञान के कई परतों को तोड़ सकते हैं अभी। बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि विज्ञान की कई परतों को तोड़ सकते हैं और यही कारण है कि जो उदासीनता है प्रशासन की वो नजर आ रही है, क्योंकि ये जो चित्रकारी है दरअसल हजारों साल पुरानी चित्रकारी है और इसको डिकोड अभी तक नहीं किया गया है। तो इसको अगर प्रशासन चाहे तो एक संरक्षित जगह घोषित कर सकता है। हालांकि लोगों का आना यहाँ पे प्रतिबंध है, लेकिन जो हालात यहाँ के मैं देख पा रहा हूँ वो बेहद ही निराशाजनक है, निराश करने वाले हैं कि इतनी महत्वपूर्ण जगह को सरकार ने उस तरीके से रख रखाव नहीं किया हुआ है। क्योंकि ये एक अकेली ऐसी पहाड़ी नहीं है जहाँ पे ये इस तरह की चित्रकारी है। यहाँ जितनी भी पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, घुमा के मेरे कैमरामैन दिखाएं पैन करके, कि तमाम जो पहाड़ियां हैं इनमें अलग अलग जगहों पर चित्रकारी बनी हुई है। ठीक सामने की पहाड़ी पे अगर मैं अपने कैमरामैन से को दिखाएं कि जो पहाड़ी है आप सामने देख रहे हैं बिल्कुल, यहाँ पर भी कई तरह की चित्रकारी इस पहाड़ी में हमको देखने को मिली थी। हालांकि इनको डिकोड अभी तक कोई नहीं कर पाया है। अलग अलग तरह की चित्रकारियाँ हैं। यहाँ पर भी कुछ बड़े बड़े से चित्र यहाँ पे बने हुए हैं। डीडी से कहूँगा कि दिखाएं, दिनेश से, कि यहाँ पर भी कुछ जानवरों की चित्रकारी सी नज़र आ रही है यहाँ पर लगी, लेकिन इनको डिकोड कर पाना बड़ा मुश्किल है। और ये बाकायदा यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है PR6। ऐसी 20 जगह हैं जहाँ पर कि इस तरह के नाम इनको दिए गए हैं, PR6, PR7, PR8, PR1 to 20 ऐसी इसी जगह चिन्हित की गई हैं जहाँ पर ये पेंटिंग्स बनी हुई हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये एक अद्भुत नमूना है कलाकारी का, या ये कहें कि जो पहले की लोग थे किस तरीके से अपनी भाषा का प्रयोग करते थे। सांकेतिक भाषा इसको कह सकते हैं। डिकोड हालांकि कर पाना इसको बड़ा मुश्किल हुआ है, अभी भी डिकोड नहीं हो पाई है। कई तरह की रिसर्च इस पे हो चुकी है। जी जी जी, यशोधर मठपाल जी आए थे मॉरिशस के, उनके साथ कई टीम कई बार आए गए हैं लोग। अब इस पर चल रहा है, ब्राह्मी लिपि से पूर्व की लिपि है ये। पंडित जी बताइए कि और कितनी जगह पर ऐसी ये जो रॉक पेंटिंग्स हैं सोनभद्र में? 16 पेंटिंग यहाँ है व्यक्तिगत इस पहाड़ी पर। मुखा में है, मच्छर मारा में है, विजयगढ़ में है,
मतलब इस क्षेत्र में, सोनभद्र के क्षेत्र में जी कई सारे जगहों पर ऐसी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। जी। मैं आपसे कहूँगा कि इधर आएं जरा, एक बार दोबारा से समझाएं थोड़ा सा हमको कि ये कलाकारी तो बड़ी शानदार है, और आप कह रहे हैं कि और भी जगह पर ऐसी पेंटिंग, हाँ, और भी जगह पे पेंटिंगें हैं। लेकिन क्या वहाँ पर भी इसी तरह का रखरखाव की थोड़ी सी? हाँ, उससे एकदम, हाँ, उदासीनता है, हर जगह उदासीनता है। देखिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक धरोहर इसको हम कह सकते हैं कि सोनभद्र इलाके में इस तरह की रॉक पेंटिंग्स हैं जिनको सरकार ने सहेज कर नहीं रखा है, और ये दरअसल एक ऐसा दार्शनिक स्थल बन सकता है, पर्यटन स्थल बन सकता है कि यहाँ के लोगों को भी तमाम रोजगार इससे उत्पन्न हो सकते हैं अगर इसको सही तरीके से सहेज कर रखा जाए तो। लेकिन जो उदासीनता सरकार की नजर आ रही है, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सोनभद्र जिले में तमाम ऐसे पर्यटन स्थल बन सकते हैं जो कि आने वाले समय में यहाँ के लोगों के लिए रोजी रोटी का एक साधन बन सकते हैं। अगर सरकार चाहे तो उनको डेवलप कर सकती है। तमाम हम और भी ऐसी जगह दिखाएंगे आपको कि जो कि सोनभद्र में मौजूद हैं लेकिन सरकारी उदासीनता की शिकार हो रखी हैं। सोनभद्र जिले में तमाम ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो आपका मन मोह लेंगे, लेकिन उनको उतनी ख्याति नहीं मिली है। मैं ऐसी एक जगह में आया हूं जिसको मिनी गोवा कहा जाता है। आपको बताएं कि क्यों कहा जाता है। आप ठीक मेरे पीछे देखिए दृश्य, ये अपने आप में बेहद मनमोहक है। बालू तमाम बिछी हुई है आगे की तरफ, और पहाड़ हैं, और एक नदी बह रही है, और यहाँ के जो तमाम लोग हैं इसको मिनी गोवा कहते हैं। क्यों आखिर इसको मिनी गोवा कहा जाता है? संजय जी हमारे साथ हैं और स्थानीय निवासी हैं यहाँ के, और इनसे बातचीत करते हैं। संजय जी, बेहद खूबसूरत ये जगह है, लेकिन मिनी गोवा क्यों कहा जा रहा है इसको? सर, यहाँ जो ये नदी जो आई है ये दो पहाड़ों के बीच से बह के आई है। ये देखिए दो पहाड़ हैं, और इसकी खूबसूरती एकदम सौंदर्यता बिखरती रहती है जो लोगों को काफ़ी मतलब खूबसूरत लगता है। दूसरी चीज़ कि इतनी लंबे स्केल में यहाँ बालू के ये पार्ट मिलेंगे कि जहाँ किसी चीज़ का डर भय नहीं है, न बच्चों को गिरने का, न चोट लगने का। और चूँकि रेत है, मिनी गोवा का तो रूप नहीं है, लेकिन मिनी गोवा का रूप देखने को मिलते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे गोवा की बीचेस हैं, बीच हैं जैसे, तो उसी तरह का ये एक लुक यहाँ पे नजर आता है। जी जी तो जी, इसीलिए इसको मिनी गोवा कहा। जी सर, जी सर। ये बहुत ऐतिहासिक नगरी कह सकते हैं। तमाम देखिए स्टूडेंट्स भी कुछ आए हुए हैं घूमने के लिए, क्योंकि गोवा तो जाना हर किसी के बस की बात नहीं होता क्योंकि दूर बहुत होता है, लेकिन जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो भी यहाँ पर घूमने काफ़ी आते हैं। पूरा एक स्टूडेंट्स का ग्रुप यहाँ पर आया हुआ है, और इनसे बात करते हैं कि क्या वाकई में इनको लग रहा है कि ये मिनी गोवा है, क्योंकि जैसी खूबसूरती है ऐसी आसपास देखने में मिलती है। तो हम स्टूडेंट्स हैं, छात्राएं हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग राजदीप कॉलेज चुनार से आए हैं। चुनार से आए हैं, जो मिर्जापुर में है। जी, तो ये बताइए कि ये देख के नज़ारा क्या नजर आता है? अच्छा लग रहा है। और मिनी गोवा लग रहा है मिनी गोवा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पहाड़ों के बीच में नदी। जी जी जी, आप कुछ कह रहे थे? जैसे कि हम लोग बड़ा गोवा तो नहीं घूम सकते हैं अभी, लेकिन उसके स्वरूप में छोटा गोवा घूम रहे हैं, जो कि काफी अच्छा लगा हम लोग को। क्योंकि ये जो बालू की एक पूरा किनारा है, पानी बह रहा है, उसके बाद जो पहाड़ है उसकी कटिंग या फिर ट्रायंगल पहाड़ है वो भी अच्छा लग रहा है, और ये जंगल के बीच में नदी है, फिर उसके बाद जो टीले हैं छोटे छोटे नदी के बीच में, वो ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। देखिए ये पर्यटक भी हैं जो यहाँ पे घूमने आए हैं, स्टूडेंट्स हैं वैसे कि पूरा इनका ग्रुप यहाँ पर आया हुआ है, और चूंकि खूबसूरती इतनी ज़्यादा है आप देखेंगे कि, और इसकी गहराई ज़्यादा नहीं है। आप देखिए कि तमाम जो लोग हैं आपको ऐसे ही इस नदी को पार करते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि गहराई इसकी ज़्यादा नहीं है और बालू इसके नीचे है, तो डूबने का भी यहाँ पे खतरा नहीं है। जैसे कि संजय जी ने बताया हमको कि ये जो पूरा एक एरिया है बहुत ही खूबसूरत है। पहाड़ हैं, दो पहाड़ों के बीच से नदी होकर आ रही है, और अब उस तरफ देखिए कुछ महिलाएं भी हैं जो आपको दिखेंगे। कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं दूर काफ़ी, वहाँ पर नदी पार करके कुछ महिलाएं भी आ रही है जो स्थानीय निवासी हैं। और आपको बता दूं कि ये जो पूरा ट्राइबल एरिया है यहाँ पर, और आदिवासी बहुल ये क्षेत्र है, और आदिवासी लोग यहाँ पर इस पानी को पीते भी हैं। जी हाँ, सही सुना, पीते भी हैं इस पानी को, क्योंकि आसपास पानी के स्रोत ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं यहाँ की जो आम जनता है उनकी जीविकोपार्जन का भी काम करती है, और पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सरकार इसको चाहे तो एक पर्यटन स्थल बना सकती है आने वाले समय में, ताकि जो यहाँ सैलानी आए तो आसपास के क्षेत्र के लोगों को यहाँ से रोजगार भी मिल सके। क्योंकि गोवा अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, लोग पूरे विश्व से घूमने आते हैं। अगर सिर्फ यूपी से ही लोग अगर यहाँ घूमना आना स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पर काफ़ी रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है। और मिनी गोवा इसको जो कहा जा रहा है, सरकार चाहे तो इसको और ज़्यादा इसका प्रचार करके इसकी यहाँ की जनता को लाभ दे सकती है।
इस ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, किसी जीव जंतु की उत्पत्ति कैसे हुई, उसको जानने के लिए अगर शोध किया जाता है तो वो जीवाश्म के जरिए किया जाता है, यानी कि फॉसिल्स। और आपको बता दें कि पूरे विश्व में ये कुछ ही जगहों पर ऐसे फॉसिल्स हैं जो पाए जाते हैं। और अगर बात करें भारत की, भारत के सोनभद्र जो उत्तर प्रदेश में आता है, सोनभद्र जिला, उसके सलखान एक जगह है जहाँ पर ये फॉसिल्स पाए जाते हैं। और ये आपको बता दूं करीब 1.5 लाख साल पुराने फॉसिल्स हैं जिनको जीवाश्म कहते हैं, वो यहाँ पर बड़ी तादाद में पाए जा रहे हैं। ये बताया जाता है कि जैसे यहाँ पे कई वैज्ञानिक आ चुके हैं, अमेरिका से भी कई वैज्ञानिक आए हैं, भारत के तमाम वैज्ञानिकों ने इस पर शोध भी की है कि आखिर ये जीवाश्म किस तरीके से हैं और कब इनकी उत्पत्ति हुई है। तो ये पता लगाया गया कि करीब 1.5 लाख साल पुराने हैं। और यहाँ पर एक नहीं, ऐसे 20 एकड़ में ये पूरा पार्क है जो आपको दिख जाएगा। दूर दूर तक यहाँ पर आपको फॉसिल्स नजर आएंगे जो अपने आप में अद्भुत हैं और बहुत रहस्यमयी हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये अलग अलग आकृतियाँ यहाँ पर आपको नजर आएंगी और दिखेगा कि किस तरीके से जो तमाम जो फॉसिल्स हैं बने हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कि आगे यहाँ दिखाएं जरा कि किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ हैं, और ताकि हम समझा सकें अपने दर्शकों को कि ये कितनी एक ऐतिहासिक धरोहर है भारत के पास सोनभद्र जिले में, लेकिन इसको कहीं ना कहीं संरक्षित नहीं करा गया है। हालांकि पिछले हाल के कुछ वर्षों में इसकी देखरेख जरूर की गई है, लेकिन जो ये कलाकृतियाँ हैं अपने आप में अद्भुत हैं। और आप देखेंगे इधर तमाम तरह के जो पत्थर से नजर आ रहे हैं, और इनको हालांकि हानि भी बहुत पहुंचाई गई क्योंकि पहले किसी को पता नहीं था कि ये क्या है। लेकिन पिछले कुछ गत वर्षों में यहाँ पर जो तमाम लोकल प्रशासन है उन्होंने इसकी संरक्षण का काम उठाया है, और जो डीएम थे यहाँ के उन्होंने इस पार्क को डेवलप किया। आपको दिखाऊंगा अपने कैमरा से कि देखिए ये जो 2-3 कलाकृतियाँ हैं ये अपने आप में कुछ दर्शा रही हैं मुझे। और आप देखेंगे कि ये जो एक बड़ी सी एक चट्टान नुमा कलाकृति है, दरअसल ये एक हाथी का स्वरूप नजर आ रहा है। देखिए सामने की तरफ देखेंगे इससे पूरा फेस है, हाथी की सूंड आपको नजर आएगी आगे, और ये नीचे लंबे लंबे पैर हैं, और यहाँ पे देखिए एक लंबी सी पूंछ नजर आ रही है। हालांकि ये एक कलाकृति ऐसी नजर आती है कि जैसे एक हाथी का एक रूप है ये। और ठीक उसके सामने अगर आप देखेंगे तो ये कलाकृति जो आपको नजर आ रही है ये एक क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ के रूप में नजर आ रही है। आप देखेंगे कि इसका जो पूरा फेस है, ये पूरा फेस जो है वो मगरमच्छ के मुंह की तरह है, और ये इसके पैर निकले हुए हैं यहाँ पर, और लंबी सी पूंछ यहाँ पर आप देखेंगे इधर, ये देखिए ये लंबी सी पूंछ है जो इसके निकल के पीछे से आ रही है। तो ये ऐसे दावे हैं कि जो कलाकृतियाँ हैं, और इससे पता लगा जाता है कि जो जीव जंतु की उत्पत्ति हुई है किस तरीके से हुई होगी। और ये सिर्फ एक ब्लॉक ऐसा है, इसके आगे भी इस पार्क में तमाम ब्लॉक ऐसे हैं जो ये दर्शाते हैं कि अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ हैं यहाँ पर। और नीरज जी यहाँ पे जहाँ की देखरेख करते हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या ये है, ये जीवाश्म है, कब पाए गए हैं, कब इसकी खोज हुई यहाँ पर कि पता लगाया जा सके कि ये जीवाश्म है। नीरज जी, मैं कहूँगा कि आप इधर आए तो अगर हमारे सामने, ताकि हम आपसे बात कर सकें। नीरज जी, ये जो फॉसिल्स पार्क है कब डेवलप किया गया और कब पता चला इसके बारे में? सर, ये फॉसिल्स पार्क जैसा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि 150 करोड़ वर्ष पुराना है। यहाँ पे एक जिलाधिकारी हुआ करते थे भगवान शंकर सिंह जी, जिन्होंने लगभग 2000 के दशक में इसके विकास के बारे में सोचा, और उन्होंने काफ़ी इसके लिए काम किया। उन्हीं की देन रही कि यह उभर के विश्व पटल पे आया। और ऐसा मानना है, वैज्ञानिकों की टीम आती रहती है, हम लोगों से अक्सर मिलती रहती है, लोगों का मानना है कि अमेरिका में जो येलो स्टोन है उससे भी ज़्यादा फॉसिल्स यहाँ हमारे जनपद सोनभद्र में प्राप्त है। आपको ये कहना है कि जो वैज्ञानिक वहाँ से भी आए थे यूएस से, जी, इतने बड़े फॉसिल्स पूरे विश्व में कहीं नहीं, पूरे विश्व में नहीं है। अमेरिका का जो येलो स्टोन है उससे भी ज़्यादा मात्रा में फॉसिल्स यहाँ पाए जाते हैं, ऐसा उन लोगों ने दावा किया है। जी। और मैं देख रहा था कुछ कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, ये ऐसी भ्रांतियाँ हैं या वाकई में कुछ जो ये कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, कोई कह रहा है कि मगरमच्छ की है, कोई कह रहा है हाथी की है, या कुछ अलग अलग जीव जंतु की कलाकृतियाँ बनी हुई हैं? क्योंकि ये तो नेचुरल है, कोई कलाकृति अलग से की नहीं गई है, प्राकृतिक है। इसके साथ जो आकृति बन रही है उसी के आधार पे लोग कहते हैं कि हाथी की आकृति है, मगरमच्छ की आकृति है, जो है वो यही है। जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बकायदा उसकी आंख नजर आ रही है, सूंड नजर आ रही है, पैर नजर आ रहे हैं, एक पूंछ नजर आ रही है उसकी, तो ये दर्शा रहा है कि ये एक हाथी की कलाकृति। जी जी जी, हाथी की आकृति की है, इसलिए दर्शाता है कि हाथी का ही स्वरूप है। अच्छा, और एक चीज मैं नीरज जी आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो गोल गोल ये जो बने हुए हैं ये क्या है? क्या ये बता रहे हैं कि ये बढ़ रहे हैं? यही फॉसिल्स हैं। ऐसा मानना है कि ये पुराने ज़माने के वृक्ष हैं जो पत्थर में तब्दील हो गए हैं और निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। लगभग 20 सालों से तो हम लोग भी देख रहे हैं। 20 साल में हम लोगों को अनुभव होता है कि निश्चित रूप से इनकी आकृति ऊपर की तरफ आ रही है। देखिए यही असली फॉसिल्स हैं। आप देखेंगे कि जो पेड़ के आकार की ये जो आपको गोल गोलाई सी नजर आ रही है, यही फॉसिल्स हैं। और इनका कहना है कि
ये लगातार बढ़ रही हैं। 20 साल का इनका अनुभव है यहाँ पर काम करते हुए, देखते हुए। उनका कहना है कि ये लगातार निरंतर बढ़ रही हैं और आप देखेंगे कि इस बड़े से पत्थर पर, जो कि हाथी की एक मानचित्र इसको कह सकते हैं, कलाकृति इसको कह सकते हैं, जगह जगह पर आप देखिए यहाँ पर गोल गोल से आपको दायरे मिल जाएंगे और ये लगातार बढ़ रहे हैं। चूंकि इसमें शोध बहुत हुआ है, लोगों ने इसको पहले क्षति भी काफ़ी पहुंचाई है और इसलिए ये शायद लोगों की नज़र में कोई महत्वपूर्ण नहीं थे पहले। नहीं, पहले तो इसका कोई महत्व नहीं था, लोगों ने काफ़ी इसको क्षति पहुंचाई, लेकिन जब से इसका संरक्षण जिलाधिकारी महोदय के द्वारा किया गया, तब से इसकी सुरक्षा काफी चाक चौबंद लेकिन मैं कर दी गई। नीरज जी अभी देख पा रहा हूँ कि जिस तरीके से ये एक ऐतिहासिक धरोहर है, 1.5 लाख साल पुरानी ये जीवाश्म, 1.5 करोड़ वर्ष, 150 करोड़ वर्ष, 150 करोड़ वर्ष, हाँ जी 150। सोचिए, अंदाजा लगाए 150 करोड़ वर्ष पुराने ये जीवाश्म है, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक धरोहर है सोनभद्र जिले के पास। लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं उदासीनता भी नजर आ रही है, कुछ इसको डेवलप नहीं किया गया इस पार्क को। निश्चित रूप से सर, सरकार तो बराबर बीच बीच में धन मुहैया कराती रहती है, लेकिन अब क्या कहा जाए, यहाँ की प्रशासन शासन बहुत इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। जिस तरीके से इसका संरक्षण होना चाहिए वास्तव में, वो नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किस तरीके से ये जो 150 करोड़ लाख साल पुरानी एक ये सभ्यता हम इसको कह सकते हैं, जो अभी भी यहाँ पर जीवित है, जो विश्व में सिर्फ इंडिया में सबसे बड़े फॉसिल्स इसको कह सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े फॉसिल्स हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का दावा है और लगातार ये अभी भी बढ़ रहे हैं और तमाम तरह की कलाकृतियां हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि अक्सर हम ये सुनते हैं कि जो डायनासोर थे, उनकी जो जीवाश्म थे, वो यूएस में पाए गए हैं और कई जगह पाए गए हैं, लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत में भी इस तरह के जीवाश्म हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, लेकिन संरक्षण इनका सही तरीके से नहीं किया गया है। अगर संरक्षण करते हैं तो कहीं ना कहीं विश्व पटल पर सोनभद्र का ये सलखान क्षेत्र मानचित्र पर आ सकता है और तमाम टूरिस्ट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस पार्क को डेवलप करना चाहिए। करीब 20 एकड़ के अंदर ये पार्क है और बताते हैं यहाँ पर कि ये जो जंगल का हिस्सा है इस तरफ का, यहाँ पर तमाम तरह के जो जंगली जानवर हैं वो भी पाए जाते हैं, तो इसको डेवलप किया जा सकता है। अभी हालांकि फेंसिंग यहाँ पर की हुई है, आम जनता यहाँ पर अब नहीं आ सकती है और ये इसको संरक्षित करके रखा गया है, लेकिन उस तरीके से इसका भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है जिस तरीके से रखा जाना चाहिए था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी धरोहर है और हम उम्मीद करते हैं कि शायद सरकार आने वाले समय में इस धरोहर को और संभाल कर रखे और इसका ध्यान रखे, ताकि विश्व पटल का जो सोनभद्र का नाम है और ज़्यादा खिल कर आ सके। कैमरामैन दिनेश देवांगन के साथ जितेंद्र चौहान, इंडिया टीवी, सोनभद्र।